जब मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर देता है, ठीक, उसके बाद कौन सा वंश आता है? शुंग वंश। इसमें लिखना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की जाती है। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की जाती है। इसके आगे लिखना कुछ समय बाद भारत में बहुत से विदेशी शासक आए और उन्होंने बहुत से भारतीय वंशों को हटा दिया। जब ये शुंग वंश आया तो ये बताओ, इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया। शुंग वंश आया था, बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना हुई। शुंग वंश के बाद बहुत से विदेशी भारत आए और उनके द्वारा भारत में जो छोटे छोटे राज्य थे इनको हटा दिया गया और उनके द्वारा उत्तर मौर्य काल की शुरुआत की गई। देखो, पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, तो इसके बाद क्या पढ़ा? वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल पढ़ा। ऐसे ही मौर्य काल के बाद अब क्या आया? उत्तर मौर्य काल। जैसे ही मौर्य वंश खत्म हुआ तो उत्तर मौर्य काल। इसमें लिखना उत्तर मौर्य काल के बगल में पुस्तक में लिखना इसका समय पहली शताब्दी से चौथी शताब्दी तक। पहली शताब्दी से चौथी शताब्दी तक। पहली शताब्दी से चौथी शताब्दी तक। अभी तक हम क्या करते आए हैं? बीसी में पढ़ते आए हैं, यानी ईसा पूर्व में। अब कहाँ पढ़ेंगे? ईसवी में। ये कहलाता था बिफोर क्राइस्ट, ईसा के पहले का समय। ये कहलाता है एनो डोमिनी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। तो 1 AD से 4 AD मतलब 400 साल का इतिहास उत्तर मौर्य काल में पढ़ेंगे। इसमें लिखना कौन कौन से वंश हुए। पहला लिखना भारतीय यूनान काल। दूसरा लिखना शकों का काल, भारतीय यूनान काल। दूसरा लिखना शकों का काल और तीसरा लिखना कुषाणों का काल। कुषाणों का काल। उत्तर मौर्य काल में ये 3 वंश हुए जिनके बारे में जानकारी। इसके नीचे स्टार लगा के पॉइंट लिखना। इन तीनों कालों का संबंध या फिर इन तीनों वंशों का संबंध मध्य एशिया से रहा। पुस्तक में लिख लेना तुर्की देश। हो गया। हेडिंग डालिए भारतीय यूनानी काल। इसमें लिखना इस काल का संस्थापक
बैक्टीरिया। इस काल का संस्थापक कौन था? बैक्टीरिया था। यह इस काल का पहला विदेशी शासक रहा। यह इस काल का मतलब उत्तर मौर्य काल। यह इस काल का पहला विदेशी शासक रहा। हो गया। अगला लिखना, इसके द्वारा भारत में बौद्ध धर्म भी अपनाया गया था। इसके द्वारा भारत में बौद्ध धर्म भी अपनाया गया था। अगला पॉइंट लिखना, इसके दरबार में नागसेना नामक एक महान इतिहासकार हुआ। इसके काल में नागसेना नामक एक महान इतिहासकार, नागसेना नामक एक महान इतिहासकार हुआ, जिसने मिलिंद पानु नामक किताब, क्या हो गया? नागसेना नामक एक महान इतिहासकार हुआ, यानी कवि वगैरह जो होते थे, और उसने कौन सी किताब लिखी? मिलिंद पानु। मिलिंद पानु ये नाम था उसका कवि का, ये उसने किताब लिखी थी, मिलिंद पानु। अगला पॉइंट लिखना, भारतीय यूनान काल का वास्तविक संस्थापक मिनेंडर था। भारतीय यूनान काल का वास्तविक संस्थापक मिनेंडर था। मिनेंडर भारतीय इतिहास में, हाँ उसी के आगे लिखो, वास्तविक संस्थापक मिनेंडर था। और मिनेंडर भारतीय इतिहास में ऐसा पहला शासक हुआ। मिनेंडर भारतीय इतिहास में ऐसा पहला शासक हुआ, ऐसा पहला शासक हुआ जिसके द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए। प्रश्न पूछ ले, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो मिनेंडर ने। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर पूछ ले कि मोहरें किसने जारी की, पढ़ा है किसी ने? किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। बड़ी संख्या में जॉन फ्लीट, तो सर जॉन मार्शल नहीं, जॉन फ्लीट 1912 में। तो शुरुआत किसने करी? इसने करी, भारतीय इतिहास में। हो गया। अगली हेडर डालिए, अगला पॉइंट लिख लीजिए, भारतीय यूनानी शासकों का स्थान, भारतीय यूनानी शासकों का स्थान किसके द्वारा लिया होगा? यूनान के बाद कौन आए थे? शक। भारतीय यूनानी शासकों का स्थान शकों के द्वारा लिया गया, शकों के द्वारा लिया गया। अभी तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, उसके जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं आज हम उसकी पीडीएफ देंगे, आपको समझ जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए। ठीक, इसमें लिखना शकों का काल, हाँ हेडिंग डाल, बीच के बीच हेडिंग डाल लेना,
जैसे यूनानी काल लिखा था ना, ऐसे ही शकों का काल। इसमें लिखना शकों के काल में प्रशासन, शकों के काल में प्रशासन 5 भागों में बांटा गया था। शकों के काल में प्रशासन 5 भागों में बांटा गया था। हो गया, नंबर डाल दिया जाना। पहला पंजाब, दूसरा अफगानिस्तान, पहला पंजाब, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा ऊपरी दक्कन क्षेत्र, कोष्टक में लिखना महाराष्ट्र, तीसरे में लिखना ऊपरी दक्कन क्षेत्र और पुस्तक में लिखेंगे महाराष्ट्र। ऊपरी दक्कन क्षेत्र यानी महाराष्ट्र। चौथे में लिखना पश्चिम भारत और 5वें में लिखना मथुरा। चौथे में लिखना पश्चिम भारत और 5वें में लिखना मथुरा। हो गया। ये शकों का शासन काल था, ये 5 राज्यों में विभाजित था, जिनमें पंजाब, अफगानिस्तान, ऊपरी दक्कन क्षेत्र और पश्चिम भारत एवं मथुरा शामिल था। इसके आगे लिखना इस काल में रुद्रदमन प्रथम, इस काल में रुद्रदमन प्रथम सबसे मशहूर शासक रहा। रुद्रदमन प्रथम, ये प्रथम द्वितीय इसलिए लिखते हैं ताकि क्योंकि इतिहास में अकबर के नाम से कई अकबर आए, चंद्रगुप्त के नाम से कई चंद्रगुप्त आए। अभी हम मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त पढ़ चुके हैं। गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त प्रथम आएगा और द्वितीय आएगा। जब मुगल काल पढ़ेंगे तो उसमें अकबर प्रथम आएगा, अकबर द्वितीय आएगा और अकबर तृतीय भी आएगा। कैसे पढ़ना है? इस काल में रुद्रदमन प्रथम सबसे मशहूर शासक रहा। इसके और इसे इस काल का संस्थापक भी कहा गया है, और इसे इस काल का संस्थापक भी कहा गया है। हो गया। और इसे इस काल का संस्थापक भी कहा गया है। इसके द्वारा राजाधिराज की उपाधि धारण की गई। कौन सी उपाधि? राजाधिराज। राजाधिराज की उपाधि धारण की गई। राजाधिराज की उपाधि धारण की गई। स्टार लगा के पॉइंट लिखना। इसी के समय में सुदर्शन झील का निर्माण किया गया। ये झील का सुदर्शन झील का निर्माण किया गया। पुस्तक में लिखना काठियावाड़, गुजरात में ये स्थित है। काठियावाड़ गुजरात में ये स्थित है जी। अगला पॉइंट लिखना, शकों के काल को भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर, शकों के काल को भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के तौर पर अपनाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के तौर पर अपनाया गया। एक कैलेंडर आता है अपने यहाँ छतरपुर में, ज़्यादा प्रचलित है। क्या नाम है उसका? लाला राम स्वरूप राम नारायण पंचांग।
और भी बहुत सारी है। एक कंपनी है अपने यहाँ, ज़्यादा सबके घर में यही मिल जाएगा। और भी कंपनी है, कोई कोई इंग्लिश में आता है, कोई कोई वो हिंदी वाली गिनती होती है ना, उसमें आता है। तो ये किस पर आधारित है? किस शकों के काल पर ही अपना जो कैलेंडर है वो आधारित है। ये चैत्र जो महीने होते हैं ना, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादव कुंवार कार्तिक अगन पूस माघ फाल्गुन जैसे चैत्र, तो ये इसी पर आधारित है। ठीक, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष 28 दिन के बाद पूर्णिमा होती है, 14 दिन के बाद क्या होता है, अमावस्या होती है। इस पे आधारित है, इसी पे आधारित है। आगे लिखना, अपने कैलेंडर की पहली तारीख 22 मार्च होती है। अपने कैलेंडर की पहली तारीख 22 मार्च होती है। 22 मार्च। अब आप कहोगे नहीं सर जी 1 तारीख होती है। ये अंग्रेजों का कैलेंडर है जिसके हिसाब से अपन भी चल रहे हैं। नहीं तो नौ दुर्गा कब होती है? मार्च अप्रैल के महीने में। शुरुआत कब होती है अपने हिंदू कैलेंडर की? जब नौ दुर्गा स्टार्ट होती है। तो 22 मार्च से, भाई चैत्र का महीना कब लग जाता है? मार्च में ही तो लगता है। तब से हमारा साल स्टार्ट होता है 22 मार्च से। ठीक, इतना याद रखना कि हमारा कैलेंडर किस पर आधारित है? तो शकों के काल पर आधारित है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर। और जो हम अभी अपने घर में लटकाए हुए हैं कि 1 जनवरी 1 जनवरी, अरे हैप्पी न्यू ईयर आ गया, वो अंग्रेजों का दिया वो कैलेंडर है। इसमें लिखना 22 मार्च लिख लिया। लीप वर्ष में उसी के आगे लिख लेना, लीप वर्ष में 23 मार्च होता है। लीप वर्ष में 23 मार्च होता है। अगला पॉइंट लिखना, 58 ईसा पूर्व में, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक विक्रमादित्य के द्वारा 58 ईसा पूर्व में, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक विक्रमादित्य के द्वारा विक्रम संवत प्रारंभ किया गया। इन्होंने अपना कैलेंडर दिया विक्रम संवत के नाम से। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक विक्रमादित्य के द्वारा विक्रम संवत प्रारंभ किया गया। हो गया। इसमें लिखना, विक्रम संवत भारतीय हिंदुओं का धार्मिक कैलेंडर है। विक्रम संवत भारतीय हिंदुओं का धार्मिक कैलेंडर है। जब शकों का कैलेंडर आया तो उसमें पहला दिन कौन सा? 22 मार्च, यानी ये मार्च के महीने से प्रारंभ हुआ। तो जो विक्रम संवत है, विक्रम संवत ये मार्च और अप्रैल के बीच में आता है, शुरू होता है, जिसे वैशाख कहते हैं। जानते हैं चैत्र वैशाख सबको आता है, 12 महीने होते। एक बार साथ में बोला, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादव कुंवार कार्तिक अगन पूस माघ और फाल्गुन, हो गए 12। जो शकों का कैलेंडर था वो 22 मार्च से प्रारंभ होता था। और जो विक्रम संवत है उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने दिया। ये विक्रम संवत मार्च और अप्रैल के बीच में ही चालू होता है। और इसका पहला महीना वैशाख और इसका पहला महीना चैत्र था ना। देखो अगला पॉइंट, शकों के बाद भारत के ऊपर कुषाणों का नियंत्रण हुआ। शकों के बाद भारत पर कुषाणों का नियंत्रण हुआ। भारत पर
कुषाणों का नियंत्रण हुआ। भाई 3 वंश पढ़े थे हमने, 3 शासक। शकों के बाद भारत पर कुषाणों, या तो ये देख लो, यह कुषाणों। अब ये छोटा बड़ा तो पढ़ते नहीं हो कि नहीं ये वाला था नहीं ये वाला था, इतिहास पढ़ रहे हो गया। हेडिंग डालो कुषाणों का काल। कुषाणों का काल इसमें लिखना कुषाण के सभी शासक, कुषाण के सभी शासक यूचिस नामक जनजाति से संबंध रखते थे। कुषाणों के सभी शासक यूचिस नामक जनजाति से संबंध रखते थे और यह जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती थी। और यह जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती थी। हो गया। कुषाण काल के 2 प्रमुख संस्थापक थे। देखो, कुषाण काल के 2 प्रमुख संस्थापक थे। नहीं, गणेश कहाँ हुआ है लिखना। कुजल कटफिसिस प्रथम, कुजल कटफिसिस प्रथम और कुजल कटफिसिस द्वितीय। नाम दोनों के एक से थे, बस प्रथम और द्वितीय लिखना है। पहले में लिखना कुजल कटफिसिस प्रथम, दूसरे में लिखना कुजल कटफिसिस द्वितीय। हो गया। अभी सोने के सिक्के जारी किसने किए थे? शुंगों ने। अब करेगा कौन? कुषाण। इसमें लिखना कुषाणों के काल में, कुषाणों के काल में कटफिसिस द्वितीय के द्वारा भी सोने के सिक्के जारी किए गए। कुषाणों के काल में, और ये पूरा नहीं लिखना, कुजल द्वितीय के द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए थे। हो गया। अगला पॉइंट लिखना, विक्रम संवत को नेपाल सरकार द्वारा, विक्रम संवत को नेपाल सरकार द्वारा अपनाया गया है। विक्रम संवत को नेपाल सरकार द्वारा अपनाया गया है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो अभी सबके घरों में उपस्थित है, 1 तारीख से जनवरी से इसका उद्घाटन होता है, फर्स्ट ईयर होता है। शक संवत 22 मार्च से प्रारंभ होता है। विक्रम संवत मार्च और अप्रैल के बीच से प्रारंभ होता है। इसका पहला महीना बैसाख होता है और इसका पहला महीना चैत्र होता है। इसका पहला महीना है, वैसे तो जनवरी होता है। और वैसे अगर हिंदू पंचांग के हिसाब से देखें तो क्या हुआ? माघ के बाद फरवरी, फाल्गुन और फिर चैत्र। इतना याद रखना कि शक संवत 22 मार्च से, विक्रम संवत का पहला महीना बैसाख होता है, इसका चैत्र होता है, इसका अगर पूछे तो माघ होता है, नहीं तो जनवरी होता है। अगला पॉइंट लिखना, इस काल में कनिष्क सबसे मशहूर शासक रहा।
इस काल में कनिष्क जो है सबसे मशहूर शासक रहा। इस काल में कनिष्क सबसे मशहूर शासक रहा। हो गया। अगला पॉइंट हेडिंग डालना, राजा कनिष्क। राजा कनिष्क, राजा कनिष्क। इसमें लिखना, इनके द्वारा अपनी 2 राजधानियां बनाई गई। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। इनके द्वारा अपनी 2 राजधानियां बनाई गई। एक तो थी मथुरा और एक थी फिरोजपुर पेशावर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। पहली लिखना मथुरा, दूसरी लिखना फिरोजपुर। फिरोजपुर पेशावर पाकिस्तान। 2 राजधानियां थी इनके शासनकाल में। कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा गया है। कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा गया है, क्योंकि इसके द्वारा भी बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया गया था। क्योंकि इसके द्वारा भी बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया गया था। हो गया। बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया गया था। इसी के समय में बौद्धों की 4थी परिषद हुई थी। लिखवाई थी 4 परिषदें, यानी 4 सभाएं हुई थी। इसी के समय में बौद्धों की 4थी परिषद। चौथी परिषद हुई थी कब? 78 ईस्वी में। हो गया। कनिष्क के द्वारा शक संवत की शुरुआत भी की गई। ये था तो कुषाणों का शासक, लेकिन अब कैलेंडर किसका चलाया इसने? शकों वाला चला दिया। ठीक। इसके द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई, यानी पहला दिन 22 मार्च। इनके काल में 2 महान इतिहासकार हुए। इनके काल में, किसके काल में? राजा कनिष्क के काल में। इनके काल में 2 महान इतिहासकार हुए। दोनों के नाम लिखना और उनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं। चरक के द्वारा चरक संहिता लिखी गई है। सुश्रुत के द्वारा सुश्रुत संहिता लिखी गई है। और ये दोनों चिकित्सा के ऊपर हैं। चरक के द्वारा चरक संहिता और सुश्रुत के द्वारा सुश्रुत संहिता लिखी गई है। और ये दोनों किसके ऊपर हैं? चिकित्सा के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर। अब पहले इतनी सारी मेडिकल दवाइयाँ तो चलती नहीं थी। आजकल मेडिकल पे जाओ तो एक दवाई, दर्द की दवाई है, डाइक्लोवेनक्लिस ले लो, पैरासीटामोल ले लो, जाने दुनिया भर की आती 10 ब्रांड दिखा देंगे वो आपको, जबकि काम तो सबको एक ही करना। इन्होंने क्या दिया चिकित्सा के ऊपर कि किसी के जैसे चोट लग गई हो उसका इलाज कैसे करना है। पहले भी एक्यूपंक्चर किया जाता था, जैसे हार्ट में ब्लॉकेज है, नसों में ब्लॉकेज है। अब जब राजा युद्ध करते थे तो घायल होते, तीर चलाएंगे, तलवार चलाएंगे, तो उनके लिए डॉक्टर तो चाहिए होते थे। इन्होंने क्या किया, किताबें ही छाप दी अपनी। कब?
आज से 2500 साल पहले 78 ईस्वी में। तो चिकित्सा से संबंधित थी इनकी भी और इनकी भी। अगर टाइम मिले तो ये उस पर प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध हैं, ऐप डाउनलोड करना, चरक संहिता या सुश्रुत संहिता। अध्यायवार कौन सी दवाई किसमें उपयोग होती है। इसमें ये मेडिकल की दवाइयाँ नहीं लिखी हैं, जो अपने घर पर रहती हैं, तुलसी, लौंग, काली मिर्च, अदरक, इन सब के बारे में कौन सी जड़ी बूटी से किसका उपचार हो जाएगा, ये सब इसमें बताया गया। ठीक, अगला लिखना, कनिष्क के द्वारा अश्वघोष को चौथी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था। अश्वघोष को चौथी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था। हो गया। अगला पॉइंट लिखना, कनिष्क के द्वारा रेशम मार्ग का भी निर्माण किया गया। कनिष्क के द्वारा रेशम मार्ग का भी निर्माण किया गया। रेशम मार्ग, जो गले में रेशम पहनते हैं, वैसे लिखना, रेशम मार्ग का भी निर्माण किया गया, जो चीन को पश्चिम एशिया से जोड़ता था। किसको जोड़ता था? चीन को पश्चिम एशिया से जोड़ता था। पश्चिम एशिया, चीन और भारत। रेशम मार्ग का मतलब इसने ये रोड बनवाया। जैसे अभी क्या हो रहा है, मोदी जी रोड बनवा रहे हैं और जगह जगह टोल टैक्स लगा देते, वैसे ही ये रेशम मार्ग था। व्यवस्था ये करेंगे, पानी रखेंगे, सड़क को बेहतर ये बनाएंगे, जगह जगह रुकने की व्यवस्था राजा कनिष्क ने करी और उसी के लिए इन्होंने टोल भी लगा दिए। यहाँ से निकलना है तो पैसा देना पड़ेगा, जैसे ही मोदी जी करते हैं। मोदी जी के पहले भी टोल टैक्स होते थे, ऐसा नहीं कि मोदी जी ने किया। तो नेशनल हाईवे इसने बना दिया, जिसको नाम दिया रेशम मार्ग। और यहाँ से जो गुजरेगा, चाहे पश्चिम एशिया से चीन आए या चीन से पश्चिम एशिया व्यापार करने जाए, पैसा उसे देना पड़ेगा। यहाँ से नहीं जाना है तो फिर ऊपर से आओ पहाड़ी इलाके से। अब व्यापार करने जाना है, इतना सारा सामान पहाड़ी इलाके से कैसे लेके जाए? तो जो निकलता था वो यहीं से निकलता था। हो गया, ये क्लास यहीं तक रखते हैं। अब लिखिए MP GK। जिला छतरपुर चल रहा था। इंदौर संभाग कवर कर चुके हैं, जिसमें 8 जिले शामिल हैं। जिसने क्लास मिस की है वो खजुराहो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जाके अपनी क्लासें कंप्लीट कर सकता है। पानी पीना है, चले जाओ भैया, ले आओ भैया। कल हमने यही कहा था कि पानी की व्यवस्था करके लाना। ठीक, रोहित जाओ ले आओ। देखो कहाँ तक हो गया था? छतरपुर जिला कहाँ तक हुआ था? द्राविड़ शैली और पंचायतन शैली। हाँ, नागर शैली में हमने क्या बताया था आपको? नागर शैली में जैसे अपने ये मंदिर हैं, तो ये ऊपर क्या होगा, छोटा होता जाएगा और यहाँ एक गोल गुंबद रखा होता है। यहाँ मंदिरों में जाके देखना तो बड़ा मटका सा रखा होगा। एक यहाँ गर्भगृह होता है जहाँ भगवान की मूर्ति होती है, ये होती है नागर शैली। द्राविड़ शैली, यहाँ पत्थर की शिलाएं रखी होती हैं। जैसे ही गेट में प्रवेश करोगे तो गेट पे ही 2-3 पत्थर की शिलाएं होंगी, उन पे मूर्ति होगी। मंदिर जाओगे तो मंदिर में भी जैसी ये छोटी होती जा रही है नागर शैली में, वैसी ये भी छोटी होती जा रही है। लेकिन ये
गुंबद वहाँ नहीं पाया जाता। दक्षिण भारत में जितने मंदिर हैं वो कैसे बने हैं? द्राविड़ शैली पर। ये द्राविड़ शैली पे बने हैं। यहाँ कोई भी गोल गुंबद नहीं बना है। बाकी गर्भगृह यहाँ भी है, क्योंकि मूर्ति यहाँ भी रखी गई, यहाँ भी। बात करें पंचायतन शैली की, तो एक मंदिर बड़ा, चारों कोनों पर 4 छोटे छोटे मंदिर होते हैं। इसे बोलते हैं 1 2 3 4 और ये 5, तो पंचायतन शैली। अपने यहाँ लक्ष्मण मंदिर है और इसके बगल में मतंगेश्वर मंदिर के बगल में बड़ा मंदिर है लक्ष्मण मंदिर, जो पंचायतन शैली में ही बना है। इस मंदिर के अगल बगल देखना छोटे छोटे मंदिर बने, तो ये पंचायतन शैली। अब इन तीनों शैलियों से प्रश्न कभी भी पूछ ले तो समझ जाना कि ये नागर शैली में क्या खास बात है। गर्भगृह होता है, ऊपर गुंबद होता है, यहाँ मूर्तियाँ होती हैं पत्थर की, छोटी छोटी बढ़ती जाएंगी, लेकिन गुंबद नहीं होगा। पंचायतन शैली में आसपास बड़े मंदिर के चारों कोनों पर छोटे छोटे मंदिर भी उपस्थित होंगे। ठीक, इसके बाद लिखना है कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण। कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव के द्वारा करवाया गया था। धंग देव राजा थे, धंग देव। धंग देव, धंग देव। कल ये पॉइंट लिखवाया था कि मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर कंदारिया महादेव मंदिर है खजुराहो में। नहीं लिखा है? लिखा है। ठीक, कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव के द्वारा करवाया गया था और यह विश्व धरोहर सूची में शामिल है। विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अब वैसे खजुराहो के तो सभी मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं, लेकिन शामिल करने का मेन उद्देश्य क्या था? इस मंदिर के लिए। तो जब ये मंदिर कहाँ था? वेस्टर्न ग्रुप में, इसलिए पूरे वेस्टर्न ग्रुप को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया है। अगला पॉइंट लिखिए, 1986 में खजुराहो को 1986 में खजुराहो को यूनेस्को में शामिल किया गया। किसी को इसकी फुल फॉर्म आती है? क्या है? कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की एक ऐसी संस्था जो एजुकेशनल, जो पुराने हॉस्टल हैं, कॉलेज वगैरह हैं, जैसे तक्षशिला वगैरह, नालंदा वगैरह, एजुकेशनल हो गया। साइंटिफिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो महल वगैरह है या फिर जहाँ वेधशाला वगैरह थी। कल्चरल यानी सांस्कृतिक, खजुराहो क्या है? कल्चरल में शामिल है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संस्था, समझ में आया? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए, छत्रसाल को बुंदेलखंड का संस्थापक मानते हैं। छत्रसाल को बुंदेलखंड का संस्थापक मानते हैं। कौन से छत्रसाल? जिनके नाम पे छतरपुर में यूनिवर्सिटी है, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। ये लिखना नहीं है, जानकारी के लिए है। छत्रसाल ने ही बुंदेलखंड राज्य की स्थापना करी थी। अगला लिखिए, छत्रसाल ने अपनी राजधानी पन्ना को बनाया था। छत्रसाल ने अपनी राजधानी पन्ना को बनाया था। अगला पॉइंट लिखिए, कालिदास सम्मान प्राप्त करता।
कालिदास सम्मान प्राप्तकर्ता असगरी बाई का संबंध, असगरी बाई कालिदास सम्मान प्राप्तकर्ता असगरी बाई का संबंध बिजावर से है, बिजावर से है। अगली संडे की जब क्लास होगी तो उसमें पूरा जो सम्मान वगैरह है, कालिदास सम्मान हो गया, अर्जुन पुरस्कार हो गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, ये सब कवर करवाएंगे। ठीक, तो अभी लिख लीजिए कालिदास सम्मान प्राप्त करता असगरी बाई कहाँ की है? बिजावर की। और ये बिजावर कहाँ आता है? छतरपुर में ही आता है। अगला पॉइंट लिखिए, छतरपुर में परियोजनाएं, छतरपुर में परियोजनाएं। पहली लिखना केन घड़ियाल, केन घड़ियाल ये कहाँ है? अरे छतरपुर पन्ना में, केन नदी पर है, रने फॉल में नहीं है केन घड़ियाल। वहाँ तो एक तो मिलते हैं, टूरिस्ट घूमने जाते हैं, जब बीच में अंदर जाओगे सेंचुरी में वहाँ से दिखते हैं। पहले तो नीचे जाने को मिल जाता था, नाव वगैरह चलती थी। एक दो बार हादसे हो गए, मगरमच्छ ने वो नाव पलटा दी थी, तो वहाँ जाने को नहीं मिलता। ठीक, तो ये छतरपुर और पन्ना की मध्य, जहाँ ये पन्ना टाइगर रिजर्व लगता है ना, तो नदी का जो क्षेत्र है, ये मंडला की ये नदी है ना, ये फोर लेन गया है, यहाँ पन्ना टाइगर रिजर्व है, इसका कुछ क्षेत्र छतरपुर में भी आता है, कुछ पन्ना में ही आता है। तो जब पन्ना टाइगर रिजर्व में जाओगे घूमने तो यहाँ केन घड़ियाल स्थित है, पन्ना टाइगर रिजर्व में। अगला पॉइंट लिखिए, बोरमिल परियोजना, इसमें लिखना छतरपुर के भिरवटा, छतरपुर के भिरवटा गांव में, छतरपुर के भिरवटा गांव में उर्मिल नदी पर, छतरपुर के भिरवटा गांव में उर्मिल नदी पर मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की पहली नहीं लो, उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना। आप लोग खजवा तरफ गए, नहर देखी, तो वो नहर क्या है? बांध तो बना है छतरपुर में, लेकिन वो नहर कहाँ जा रही है? उत्तर प्रदेश। तो जमीन दी मध्य प्रदेश ने, इन्वेस्ट किया उत्तर प्रदेश ने। आपको याद ना हो, जमीन किसकी है? छतरपुर यानी एमपी की है। इन्वेस्ट किया बांध बनाने में, निर्माण में लागत किसने लगाई? उत्तर प्रदेश ने। अब ये नहर निकाली जाती है तो छतरपुर का जितना हिस्सा कवर होता है खेती के लिए वो तो होता ही है। इसके बाद ये यूपी में जाती है, तो यूपी में सिंचाई के लिए इसका पानी यूज होता है। ऐसे ही ये बिरौटा गांव की ही है परियोजना, यहाँ से भी कहाँ जाता है पानी? उत्तर प्रदेश जाता है। अगला लिखिए, छतरपुर में मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड। छतरपुर में मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड 14 जनवरी 1931 को, 14 जनवरी 1931 को संजय नगर के पास, संजय नगर के पास सिंहपुर ग्राम में, संजय नगर के पास सिंहपुर गांव में चरण पादुका नामक स्थान पर हुआ।
मध्य प्रदेश में जलियांवाला बाग कांड 14 जनवरी 1931 को 14 जनवरी 1931 को संजय नगर, लौड़ी के पहले मिलता है ना संजय नगर का जिला, उसी के पहले है। तो ये डुमरा के बगल में ही जानते हो। तो ये संजय नगर के पास सिंहपुर गांव में चरण पादुका नामक स्थान पर ये घटना हुई थी। अगला लिखिए, छतरपुर की नौगांव तहसील 2019 में, छतरपुर की नौगांव तहसील 2019 के, छतरपुर की नौगांव तहसील 2019 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे, छतरपुर की नौगांव तहसील 2019 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे गर्म तहसील थी, सबसे गर्म तहसील थी। हाँ, ठंडी भी ज़्यादा होती है, जैसी खजुराहो में होती है ऐसी वहाँ भी। एक साल खजुराहो भी रहा मध्य प्रदेश में, लेकिन ये नहीं है कि पूरी गर्मियों में एक दिन के लिए। ये 2019 वाला पेपर में आया हुआ है, इसलिए लिखवाया है। ठीक, एक दो पॉइंट और रह गए हैं छतरपुर की, अभी छतरपुर खत्म है। इसमें लिखिए, छतरपुर तांबे के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। छतरपुर तांबे के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, छतरपुर की बक्सवाहा तहसील में, छतरपुर की बक्सवाहा, छतरपुर की बक्सवाहा तहसील में ऑस्ट्रेलिया की कंपनी रियो टिंटो ने, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी रियो टिंटो ने हीरा उत्खनन का कार्य किया है। हीरा उत्खनन का कार्य किया है। हो गया, हीरा उत्खनन का कार्य किया है। अभी फिर से ये बक्सवाहा खबरों में था, आप लोगों ने सुना हुआ क्या है। पहले ये जंगल काटे गए थे, काय के लिए? हीरा का खनन करने के लिए, क्योंकि एक सर्वेक्षण हुआ है जिसमें करीब 3 से 4 लाख करोड़ की हीरा यहाँ पाए जाने की उम्मीद बताई गई है। लेकिन बक्सवाहा के लोगों ने इसका जमकर विरोध किया है। एक बार आपने पेड़ काटे हुए, अब दोबारा हम यहाँ पेड़ काटने नहीं देंगे। अब कुछ सर्वे तो हो ही गया। अब किसी सरकार को ये पता चल जाए कि इतना बड़ा भंडार है हीरे का, और वो छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। वहाँ के लोगों को हटा दिया जाएगा, वहाँ पे से पेड़ों की कटाई होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, अगर आप एक पेड़ काटते हैं तो आपको 1000 पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो आप चाहे पूरा जंगल साफ कर दो, लेकिन एक की जगह 1000 पेड़ लगा के देंगे। आज एक पेड़ काटा है तो आज 1000 पेड़ चाहिए वहाँ लगे। अगर ये लागू नहीं हुआ तो कंपनी जाए तेल लेने, वहाँ कोई भी कार्य नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है भाई। एक की जगह 1000, वैसे तो संख्या में बहुत है, लेकिन आप ये तो देखिए कि एक पेड़ इतने साल का हो गया है, 20-30 साल का हो गया, कब से ऑक्सीजन दे रहा है, पर्यावरण को शुद्ध बना के। अब ये छोटे छोटे पौधे हैं, नन्हे नन्हे, 2-4 साल तो इन्हें बड़ा होने में लगेगा, कुछ सूख जाएंगे। लेकिन इसमें एक शर्त और भी रखी है शासन ने, अगर 1000 पेड़ में एक भी सूखा
तो फिर से पूरी गिनती 1000 करनी पड़ेगी। पानी आपको देना है, खाद आपको देना है 5 साल तक। जितने पेड़ काटने हैं काट लो, जितने पेड़ काटने हैं काट लो। एक की जगह 1000 लगा के देने पड़ेंगे। 5 साल के बाद गिनती करवाई जाएगी कि कितने पेड़ काटे, उसके हिसाब से 1000 का गुणा करा के दो हमें, नहीं तो केस अलग से चलेगा। समझ गए? अगली क्लास करेंगे हमारे सर रीजनिंग की, तो पढ़िए आराम से।